शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। दूसरे दिन कोस्ट गार्ड के आदमी और पुलिस साहिल समंदर पर पहुंच गई और लाशों की तलाशी शुरू हो गई। उन लोगों के साथ मैं भी मोटर बोट में बैठा हुआ था। हमने दूर दूर तक समंदर खंगाल डाला मगर कहीं कोई लाश या लाश का टुकड़ा तैरता हुआ न मिला। 3 घंटे की बेसूद तलाश के बाद हम वापस आ गए। कोस्ट गार्ड वाले शाम को आने का कहकर चले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, जब कोई मार्टर का गोला आकर छोटे स्टीमर को लगता है तो फिर वहाँ किसी इंसान के जिंदा सलामत बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर स्टीमर वैसे डूब गया होता तो मुमकिन था कि लाशें नीचे से ऊपर आ जाती, मगर स्टीमर डूबा नहीं था। वो मार्टर के गोला लगने से फट गया था। इंसानों के तो टुकड़े उड़ गए होंगे। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे मार्टर फायर के बारे में पूछने लगा कि मार्टर का गोला जब फायर होता है तो एक खास किस्म की सीटी की आवाज पैदा होती है। क्या तुमने वो सीटी की आवाज सुनी थी? मैंने कहा, जरूर सुनी थी। इस आवाज से मेरे कान अच्छी तरह आशना है। तोप के गोले और मार्टर के गोले की आवाज का फर्क मालूम है। दोपहर के बाद मैं कैंटीन से खाना खाकर अपने झोंपड़े में आया ही था कि एक पुलिस कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर सवार आया और बोला, सर बंबई से आपकी कॉल आई है, जल्दी चलें, बाल ठाकरे जी बात करेंगे। मैं कांस्टेबल के पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से मुझे लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन होल्ड किया हुआ था। मुझे देखते ही अंग्रेजी में कहने लगा, ठाकरे जी बात करेंगे। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हेलो कहा। दूसरी तरफ से ठाकरे की आवाज आई, कोई लाश मिली या नहीं? मैंने कहा, महाराज अभी तक एक भी लाश नहीं मिल सकी, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ। कोस्ट गार्ड्स का ख्याल है कि 2-3 दिन में कोई न कोई लाश समंदर जरूर बाहर फेंकेगा। बाल ठाकरे ने कोस्ट गार्ड्स को मराठी में फुहश गाली दी और कहा, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ये सब लोग बेकार हैं, तुम वहीं ठहरना, तुम्हें अभी बंबई आने की जरूरत नहीं है। दोपहर के बाद तुम समंदर पर खुद जाकर देखना, कोई न कोई लाश समंदर जरूर फेंकेगा। मैं इस ख्याल से मुतमईन हो गया कि बाल ठाकरे को मुझ पर ज्यादा शक नहीं पड़ा, वरना वो मुझे उसी वक्त बंबई बुला लेता। मैंने कहा, यस सर, जैसे आपका हुक्म सर, मैं आपके हुक्म की पाबंदी करूंगा। जब तक आपके ऑर्डर नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा कि क्या वाकई बाल ठाकरे को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसकी बातों से ही साबित हो रहा था कि मेरी तख्ती साफ है और उसके दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि इस जबरदस्त तबाही में मेरा हाथ भी हो सकता है। मद्रासी पुलिस अफसर मेरी तरफ देखकर खुशामदाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मैं हैरान था कि इस भारत के फिरौन बाल ठाकरे का भारत की आवाम पर शुमाल से लेकर जुनूब तक कितना गहरा असर है। वो दिन भी गुजर गया। देखा जाए तो मेरा अब वहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन बाल ठाकरे को मुझ पर इस कदर भरोसा हो गया था कि वो चाहता था कि जब तक तमिल गोरिलों की लाशों का सुराग नहीं मिलता मैं जाए वारदात पर ही रहूं। मजीद एक दिन और गुजर गया। लाशों की तलाश जारी रही। समंदर जैसे तमाम लाशों को हजम कर गया था। किसी लाश की उंगली तक नहीं मिल रही थी। एक हफ्ता और गुजर गया। मैंने सोचा कि बाल ठाकरे को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए और पूछना चाहिए कि मुझे अभी यहाँ कब तक ठहरना होगा। उस वक्त शाम हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो गया था और शाम के साए जुनूबी हिंद के जंगलों, खेतों और साहिल समंदर के रेतीले किनारों पर तेजी से फैल रहे थे। मैंने सोचकर फैसला किया कि कल दिन के वक्त बाल ठाकरे को फोन करूंगा। मैंने मंडापम कैंप की नीम फौजी कैंटीन पर जाकर खाना खाया, कॉफी की एक प्याली पी और अपनी झोंपड़ी नुमा कमरे में आकर सिगरेट सुलगाकर चारपाई पर लेट गया। उस रोज सुबह ही से आसमान पर बादलों का आना जाना शुरू हो गया था। हवा भी चलने लगी थी। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक बारिश होने वाली थी। अभी मेरा आधा सिगरेट भी नहीं जला था कि बाहर मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आकर मेरे झोंपड़े के पास रुक गई। मुझे ख्याल आया कि जरूर बंबई से फोन आया है और पुलिस कांस्टेबल मुझे बुलाने आया है। मैं झोंपड़े से बाहर निकल आया। बाहर खंबे पर बल्ब रोशन था। सामने पुलिस कांस्टेबल मोटरसाइकिल खड़ी करके मेरी तरफ आ रहा था। कहने लगा, सर बंबई से ठाकरे जी का फोन आया है। मैंने दिल में कहा कि चलो ये भी अच्छा है, इसी वक्त बात कर लेता हूँ कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे कोई दूसरा मिशन दिया जाए। मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर पुलिस स्टेशन आ गया। मद्रासी पुलिस अफसर कॉफी का गिलास सामने रखा बैठा हुआ था। उसने टेलीफोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा, सर गुरुदेव ठाकरे जी का फोन है। मैंने रिसीवर कान के साथ लगाकर बड़े अदब से कहा, सेनापति जी, मैं आपका सेवक धर्मचंद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से बाल ठाकरे ने बड़े नरम लहजे में कहा, धर्मचंद, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे डर था कि कहीं तुम इधर उधर न निकल जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके हुक्म के बगैर यहाँ से कैसे हिल सकता हूँ। बाल ठाकरे बोला, शाबाश, मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। मैंने मजीद खुशामदाना लहजा इख्तियार
इख्तियार करते हुए कहा, पेशवा जी हुक्म कीजिए। बाल ठाकरे ने मुझे एक बार फिर शाबाश दी और कहा, मुझे पुलिस के जरिए इत्तला मिल गई है कि अपने तमिल गोरिलों में से किसी की लाश नहीं मिल सकी और खुफिया जराये से मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये काम श्रीलंका की बहरिया की इंटेलिजेंस का है। अब तुम्हारा यहाँ रुके रहना बेकार है। तुम ऐसा करो, आज रात को ही कोई गाड़ी पकड़कर बंबई की तरफ रवाना हो जाओ। मैं तुम्हें एक बड़े अहम मिशन पर भेजना चाहता हूँ। ये मिशन इस कदर अहम है कि इस पर तुम्हारे सिवा किसी पर एतमाद भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुश हो गया कि इस मंडापम कैंप से तो जान छूटी। मैंने कहा, सर रात के 12 बजे के बाद यहाँ से एक गाड़ी नागपुर मद्रास को जाती है, मैं वो गाड़ी पकड़कर रवाना हो जाऊंगा। बाल ठाकरे ने एक सेकंड खामोश रहने के बाद कहा, नहीं नहीं धर्मचंद, ट्रेन में देर लग जाएगी। मैं तुम्हें जिस नए मिशन पर भेजना चाहता हूँ उसमें वक्त की बड़ी अहमियत है। तुम ऐसा करो कि मंडापम कैंप से मदुराई तक का टिकट लेकर मदुराई स्टेशन पर उतर जाओ। मदुराई से बंबई तक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइटें आती हैं। तुम मदुराई की इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस में पहुंचकर मेरा नाम लेना। जहाज में सीट ना भी हुई तो किसी दूसरे की सीट कैंसिल करके तुम्हें मिल जाएगी। एयरलाइंस के मैनेजर को अभी फोन कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा थोड़ा सा वक्त भी जाया ना हो। यह मिशन मेरी और तुम्हारी जिंदगी का बड़ा यादगार मिशन होगा। बहुत मुमकिन है कि इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री का एजाज भी मिल जाए। मैं खुशी से फूल रहा था। एक तो इस वजह से कि बाल ठाकरे का दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ था, और दूसरे इस वजह से कि अगर मुझे पद्मश्री का सरकारी एजाज मिल गया तो मेरे लिए भारतीय हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबों तक पहुंचना और उन्हें तबाह करना ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज, मैं कल आपके चरणों में हूँगा। शाबाश धर्मचंद, तुम भारत माता के सच्चे भगत हो। बंबई के एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे फोन कर देना। मैंने कहा, ठीक है महाराज। बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, बल्कि 2 बोझ उतर गए थे। एक तो मुझे तमिलनाडु के मंडापम कैंप से निजात मिल गई थी, दूसरे बाल ठाकरे की तरफ से ये खुशखबरी मिली थी कि उसका जहन मेरी तरफ से बिल्कुल साफ है और उसे मुझ पर कोई शक व शुबा नहीं है, बल्कि सरकारी तौर पर उसको मालूम हो गया है कि स्टीमर पर श्रीलंका की बहरिया के किसी जहाज पर से मार्टर फायरिंग की गई थी। मैं इस नए इंकशाफ पर हैरान जरूर हुआ कि भारत की ऐसी कौन सी बेखबर खुफिया एजेंसी है जिसने बाल ठाकरे को ऐसी गलत खबर पहुंचाई। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ब्यूरोक्रेसी और भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले भी बाल ठाकरे को इस किस्म की खबरें देकर श्रीलंका की सरकार के खिलाफ मजीद भड़काना चाहते हों, क्योंकि भारत की हुकूमत श्रीलंका से दुश्मनी की पॉलिसी पर अमल पैरा थी और वो अपने अवाम को भी श्रीलंका के खिलाफ रखना चाहती थी, और बाल ठाकरे का उन पर जबरदस्त असर था। मुझे तैयारी कुछ भी नहीं करनी थी। कपड़े के 2 जोड़े अटैची केस में रखे और ट्रेनिंग कैंप की बैरकों से निकलकर पुलिस स्टेशन आ गया, क्योंकि रात के 12 बजे मुझे ट्रेनिंग कैंप के रेलवे स्टेशन तक कोई सवारी नहीं मिल सकती थी। पुलिस की गाड़ी तो मुझे रात 12 बजे भी स्टेशन पर पहुंचा सकती थी। पुलिस स्टेशन का अमला पहले ही मेरा मुती हो चुका था। उस वक्त रात के 9 बजे थे। मेरे लिए एक कमरा खोलकर अंदर चारपाई बिछाकर पंखा चला दिया गया। मैंने कांस्टेबल से कहा, मुझे रात के ठीक 11 बजे जगा देना, मुझे 12 बजे वाली गाड़ी पकड़नी है। मेरा जहन चूंकि अब हर किस्म के परेशान करने वाले ख्यालात से पाक हो गया था, इसलिए मुझे बड़ी आसानी से नींद आ गई। ठीक 11 बजे मुझे मद्रासी कांस्टेबल ने जगा दिया। मैं उठकर पुलिस की गाड़ी में बैठा और मंडापम कैंप के छोटे स्टेशन पर आ गया। 12 बजे वाली गाड़ी जुनूब की जानिब भारत की आखिरी तिकोनी बंदरगाह धनुषकौड़ी से 12:30 बजे आई। गाड़ी में ज्यादा रश नहीं था, अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। मैंने बाल ठाकरे की हिदायत के मुताबिक मदुराई या मजुरा का टिकट ले लिया। सारी रात और दूसरे दिन दोपहर तक ट्रेन चलती रही। दोपहर के बाद मजुरा के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं वहां उतर गया। बारिश रास्ते में ही शुरू हो गई थी। मैंने स्टेशन से टैक्सी पकड़ी और उसे इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस चलने को कहा। बाल ठाकरे का टेलीफोन पहले ही कंपनी के ऑफिस मैनेजर को पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने ऑफिस मैनेजर से अपना तारुफ करवाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया और अंग्रेजी में कहा, मुझे ठाकरे जी का टेलीफोन कल शाम को ही आ गया था। हमारी एक एयरबस की फ्लाइट 1 घंटे बाद हैदराबाद से होती हुई बंबई रवाना होने वाली है। उसमें आपकी सीट कंफर्म कर दी गई है, आप टिकट ले लीजिए। मैंने टिकट लिया, बल्कि मद्रासी ऑफिस मैनेजर ने वहीं ऑफिस में मेरा टिकट मंगवा दिया। कॉफी पिलाई और कहा, आपको हमारी गाड़ी एयरपोर्ट छोड़ाएगी, आइए मेरे साथ। बाहर एयरलाइंस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। ऑफिस मैनेजर ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर मुझे रुखसत किया। मैं एयरपोर्ट आ गया। थोड़ी देर वहां इंतजार करना पड़ा। जब मेरी फ्लाइट के रवाना होने में आधा घंटा रह गया तो मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया और ट्रांजिट लाउंज में आकर बैठ गया। फ्लाइट की रवानगी के ऐलान के साथ ही मैं भी दूसरे मुसाफिरों के हमरा चलता हुआ एयरबस में सवार हो गया। एयरबस मजुराई से टेक ऑफ करने के बाद हैदराबाद दक्कन रुकी। वहां से टेक ऑफ किया तो सीधा बंबई का रुख कर लिया। सारा रास्ता बारिश होती रही। तैयारा बादलों में ही सफर करता रहा और उसने काफी हिचकोले भी खाए।
बंबई के एयरपोर्ट पर तैयारे ने लैंड किया तो बंबई में भी बारिश हो रही थी। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, भारत के तमाम शहरों में से मुझे बंबई की बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने तैयारी की खिड़की में से एयरपोर्ट की इमारत और रनवे को बारिश में भीगते देखा तो जी चाहा कि इस वक्त किसी ईरानी होटल में बैठकर चाय का कप हाथ में लेकर बंबई की सड़कों पर बारिश को गिरते देखना चाहिए। तैयारा एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत से कुछ दूर आकर रुक गया था। सीढ़ी लगी, हम बारिश में भीगते नीचे उतरकर जल्दी से एयरपोर्ट की बस में सवार हो गए। बस ने हमें टर्मिनल की आलीशान इमारत के गेट पर पहुंचा दिया। मेरे पास कोई सामान नहीं था, एक इटैची केस था जो मेरे हाथ में था। मैं लाउंज से निकलकर लॉबी में आया तो एक आदमी जंगले की दूसरी जानिब हाथ में प्ले कार्ड लिए खड़ा था। प्ले कार्ड पर मेरा नाम धर्मचंद लिखा था। मैं समझ गया कि इसे बाल ठाकरे ने भेजा है। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मेरा नाम धर्मचंद है, क्या तुम्हें बाल ठाकरे ने भेजा है? उस आदमी ने हाथ बांधकर कहा, हाँ महाराज, गुरुजी ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, मेरे साथ आइए। मैं मजीद खुश हुआ। बाल ठाकरे के दिल पर वाकई मैंने अपने एतमाद का सिक्का बिठा दिया था। बाहर निकलकर उसने छतरी खोल दी क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो मुझे छतरी के साए में पार्किंग में उस तरफ ले गया जहां मैंने बाल ठाकरे की जदीद मॉडल की सुर्ख रंग की शानदार गाड़ी को पहचान लिया। वर्दीपोश शोफर सफेद दस्ताने पहने खड़ा था। उसने मुझे देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं बड़ी शान से गाड़ी में बैठ गया। शोफर ने बड़े आराम से दरवाजा बंद किया, फिर खुद भी अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी का कीमती इंजन हल्का सा गुर्राया और गाड़ी ऐसे चल पड़ी जैसे कश्ती पुरसुकून दरिया की सतह पर चल रही हो। शोफर ने इंडियन फिल्म के गाने की कैसेट ऑन कर दी। गाड़ी में हल्का हल्का एयर कंडीशनर चल रहा था क्योंकि बंबई में बारिश की वजह से हल्का हब्स हो रहा था। मुझे इस ख्याल से थोड़ी हैरानी जरूर हुई कि बाल ठाकरे ने पहले कभी मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजी थी, अब क्या बात हुई। फिर ये सोचकर दिल को इत्मीनान दिलाया कि बाल ठाकरे मुझे किसी निहायत अहम मिशन पर भेजने वाला है और ये उसके मुझ पर एतमाद और भरोसे का एक मुजाहिरा है। गाड़ी बंबई की बारिश में भीगती सड़कों पर बेमालूम आवाज के साथ दौड़ती चली जा रही थी। मैंने सर पीछे लगा रखा था। एक बार आंखें बंद करके खोली तो गाड़ी बाल ठाकरे के शानदार बंगले में दाखिल हो रही थी। मुझे उसी वक्त मुलाजिम ने बाल ठाकरे के कमरे में पहुंचा दिया। शाम का वक्त हो गया था। बाल ठाकरे अपनी एक सीट वाले शानदार सोफे पर दोनों बाजू फैलाकर राजे महाराजों की तरह गर्दन ऊंची किए बैठा हुआ था। कानों में हीरे चमक रहे थे। उंगलियों में जमरुद और मरजान और हीरों की अंगूठियां थी। जाफरानी सिल्क का चोला और खुला पाजामा पहना हुआ था। गले में जाफरानी सिल्क का पटका था। माथे पर शिव देवता के तिलक की लकीरें बनी हुई थी। दाएं जानिब शीशे की तपाई पर बियर की बोतल, ग्लास, एस्ट्रे और सुनहरा सिगरेट केस पड़ा हुआ था। ग्लास में थोड़ी सी बियर पड़ी थी। उसके सामने एक तरफ बालाजी राव बैठा मुझे पुरस्कार नजरों से देख रहा था। मैंने दिल में कहा, ये कमबख्त यहाँ किस लिए बैठा है। मैंने हाथ जोड़कर बाल ठाकरे को प्रणाम किया और आगे बढ़कर उसके घुटनों को छुआ और बड़े अदब से सामने वाले सोफे पर जरा आगे होकर बैठ गया। बाल ठाकरे अपनी आदत के मुताबिक कुछ देर मुझे घूरता रहा, लेकिन आज उसकी सुकड़ी हुई आंखों में मुझे कुछ और ही चमक दिखाई दे रही थी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था। ये खतरा क्या था इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाल ठाकरे मुझे मुसलसल घूरे जा रहा था। फिर उसने मेरे चेहरे पर से नजरें हटाकर अपने ग्लास में बियर डाली, बोतल मेज पर रखी। बड़े सुकून के साथ और बड़ी नफासत के साथ बियर का ग्लास होंठों तक ले जाकर उसके 3-4 घूंट पिए। सिगरेट केस में से आला किस्म का सिगरेट निकाल कर सुलगाया। कभी वो सिगार पीता था और कभी सिगरेट से शौक किया करता था। सिगरेट का कश लगाकर उसने बालाजी की तरफ देखा। मेरा माथा ठनका। मेरे अंदर से किसी ने कहा, हैदर अली, भाग सकते हो तो भाग जाओ। इतने में बालाजी ने बाल ठाकरे से कहा, गुरुदेव आप ही बात शुरू करें। बाल ठाकरे सोफे पर जरा आगे होकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंखें डाल दी और मुझसे पूछा, धर्मचंद तुम कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हो? ये जुमला नहीं, एटम बम था जो मेरे सर पर गिरकर फट गया। मेरे कानों में धमाके होने लगे थे। एक लम्हे के लिए मेरे पांव के नीचे से फर्श निकल गया। मैं जैसे हवा में लटकने लगा। कानों में शां होने लगी थी, मगर मैंने बड़ी जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। ये कैफियत मुझ पर चंद सेकंड के लिए ही तारी रही। मैंने अपने चेहरे से बिल्कुल जाहिर न होने दिया था कि मैं अंदर से हिल गया हूँ। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, सेनापति जी, जिस बात का मुझे डर था आखिर वो होकर रही। मैं जानता था कि आप मुझ पर जिस एतमाद और भरोसे का सलूक करने लगे हैं, इससे दूसरे लोग जरूर हसद करेंगे और आपके कान भरेंगे। गुरुदेव, मैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का सोच भी नहीं सकता। ये साजिश मेरे दुश्मनों की है जो मेरे साथ आपका मोहब्बत भरा सलूक देखकर जलने लगे हैं। वो मुझे आपकी नजरों में जलील करना चाहते हैं। बाल ठाकरे ने बालाजी राव की तरफ देखा और कहा, बालाजी, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि धर्मचंद डबल एजेंट नहीं है। वो भारत माता से गद्दारी नहीं कर सकता। धर्मचंद की इस वजाहत के बाद तुम क्या कहते हो? बालाजी राव ने कहा, पेशवा जी, ये शख्स झूठा और मक्कार है। बालाजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा,
तुम डबल एजेंट भी नहीं हो, तुम पाकिस्तान के जासूस और भारत में रहकर भारत के खिलाफ तखरीबकारियां कर रहे हो। ये तुम ही थे जिसने हमारे तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पुलिस की गोलियों का निशाना बनाया। ये तुम ही थे जिसने जालिंधर के मिसाइल सेंटर में खौफनाक धमाका करके हमारे सारे मिसाइलों को भग से उड़ा दिया। तुमने ही अखनूर के मोर्चों की तोपों और स्टिंगर मिसाइलों को तबाह किया और पूरे टीले को फौजी जवानों समेत भस्म कर दिया। ये तुम ही थे जिसने भारत से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली एड्स ज़दा तवाइफों को बंबई में कत्ल कर दिया था ताकि वो पाकिस्तान जाकर एड्स की बीमारी न फैला सकें। सूरत में मुसलमानों के मकानों को आग लगाने वाले तीनों मराठों को तुमने ही जालिंधर के शिवा मंदिर में कत्ल किया। और ये तुम ही हो जिसने मंडापम कैंप में स्टीमर को बम लगाकर गर्क किया और सारे तमिल गोरिलों और इंस्ट्रक्टर को मौत की नींद सुला दिया। बोलो, इस बारे में तुम क्या कहते हो? बाल ठाकरे ने मेरी तरफ देखकर कहा। हाँ धर्मचंद, बोलो, इस बारे में तुम क्या कहते हो? मैं अपनी जगह से हिल जरूर गया था, मगर एक बात का मुझे इत्मीनान था कि इन लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और धर्मचंद का हुलिया बनाकर भारत में आया हुआ हूँ। मैंने बड़े एतमाद से बाल ठाकरे को मुखातिब करते हुए कहा, गुरुदेव, ये सब झूठ है, मुझ पर बहतान लगाया जा रहा है। बालाजी राव से पूछा जाए कि इसके पास मुझे पाकिस्तान का जासूस साबित करने के लिए क्या सबूत है। बाल ठाकरे ने बालाजी से कहा, राव, जो तुमने धर्मचंद पर इल्जाम लगाए हैं, क्या उनको सही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो पेश करो। बालाजी राव के पास भला क्या सबूत हो सकता था? मैंने जितने भी कमांडो ऑपरेशन किए थे बड़े सोच समझ कर किए थे और पीछे उनका एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। बालाजी राव ने खिसियाना होकर कहा, गुरुदेव, अगर आप कोई ऐसा सबूत मांगते हैं जो तहरीरी शक्ल में हो तो मुझे अफसोस है कि ऐसा कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि धर्मचंद डबल एजेंट है। ये पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा है। मैंने बालाजी राव को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, राव जी, मैं नहीं समझता कि आपको मेरे साथ क्यों दुश्मनी है। आप मुझे गुरुदेव की निगाहों में गिराने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं, जबकि गुरुदेव ठाकरे जी को अच्छी तरह मालूम है कि मैं देशभक्त हूँ, भारत का सपूत हूँ और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का कभी सोच भी नहीं सकता। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपको मुझ पर पाकिस्तान का जासूस होने का इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। बातें करते करते मैंने बाल ठाकरे की तरफ देखा तो वो आंखें सुकेड़ कर बड़ी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। उसका ये अंदाज मेरी समझ में ना आ सका। जब मैंने अपना बयान खत्म किया तो बाल ठाकरे ने बियर के 2 घूंट पिए, दूसरा सिगरेट सुलगाया और बालाजी राव से मुखातिब होकर कहा, बालाजी, इसका मतलब है कि धर्मचंद को पाकिस्तानी जासूस साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बालाजी राव ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास कोई ऐसा तहरीरी सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो वो धर्मचंद को बता दीजिए। बालाजी राव के इस जुमले पर मैं चौंक गया। इस जुमले के अंदर जो मानी छुपे थे वो मेरी समझ में न आए। बाल ठाकरे के पास मेरे खिलाफ क्या सबूत हो सकता था? मैं अभी इसी उलझन में था कि बाल ठाकरे ने सिगरेट की राख को एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं जो धर्मचंद को पाकिस्तानी जासूस साबित कर सके। हाँ, अलबत्ता एक चलता फिरता जिंदा सबूत मौजूद है। मेरे बदन में शदीद खतरे के एहसास की सर्द लहर सर से पांव तक दौड़ गई। बाल ठाकरे क्या कह रहा था? मेरे खिलाफ चलता फिरता जिंदा सबूत क्या हो सकता था? बाल ठाकरे ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे में एक नौकर पहले से खड़ा था। बाल ठाकरे का इशारा पाते ही नौकर पर्दा हटाकर दूसरी तरफ चला गया। मैं अजीब तजब्जुब के आलम में था। दूसरे लम्हे पर्दा हटाया और क्या देखता हूँ, असली धर्मचंद कमरे में दाखिल हुआ। उसकी दोनों जानिब शिवसेना के रजाकार हाथों में क्लैशिनकोफ लिए आ रहे थे। असली धर्मचंद को देखते ही मेरा बदन दहशत और खौफ से सर्द पड़ गया। सारे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी। इस जिंदा सबूत को रद्द करने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं थी। असली धर्मचंद ने बाल ठाकरे के घुटनों को छुआ और एक तरफ खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। बाल ठाकरे ने मेरी तरफ इशारा करते हुए असली धर्मचंद से पूछा, क्यों धर्मचंद, बिल्कुल तुम्हारा हुलिया नहीं है? असली धर्मचंद ने हैरानी के साथ कहा, गुरुजी, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ कि आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मुझे इस हकीकत को समझने में देर न लगी कि असली धर्मचंद पाकिस्तान की पुलिस को धोखा देकर कैद से फरार होने और बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होने में कामयाब हो गया है। इतनी देर में मैंने भी अपने हवास पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। बालाजी राव ने गुस्सीली आवाज में मुझसे पूछा, इतने बड़े जिंदा जीते जागते सबूत को तुम किस तरह गलत साबित कर सकते हो? असली धर्मचंद तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम नकली धर्मचंद हो। जब असली धर्मचंद पाकिस्तान में पकड़ा गया तो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें हूबहू असली धर्मचंद का हुलिया देकर जासूसी करने के लिए भारत स्मगल कर दिया गया और तुमने हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और अब तक पहुंचा रहे हो। अगर हमारा असली धर्मचंद पाकिस्तान
पाकिस्तानी जेल से फरार होकर बॉर्डर क्रॉस करके भारत न पहुंचता तो न जाने तुम कब तक भारत में तबाही फैलाते रहते। मैंने अपने एतमाद को एक मरकज पर जमा करते हुए बड़े पुरजोश लहजे में कहा, गुरुदेव, ये शख्स असली धर्मचंद नहीं है, ये नकली धर्मचंद है और इसकी प्लास्टिक सर्जरी करके पाकिस्तान ने भारत में जासूसी के लिए स्मगल किया है। आप यकीन करें, असली धर्मचंद मैं हूँ। जोश और जज्बात में आकर मैंने ये दावा तो कर दिया था, लेकिन इस हकीकत को भूल गया था कि मेरे इस दावे का पोल 1 सेकंड में खुल सकता था। चुनाचे ऐसा ही हुआ। बालाजी राव ने बाल ठाकरे से कहा, गुरुदेव, ये शख्स तो कहता है कि मैं असली धर्मचंद हूँ और जो सामने खड़ा है वो नकली धर्मचंद है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन? बाल ठाकरे ने कहा, दोनों के पाजामे उतरवा कर देखो। अगर ये असली धर्मचंद है तो इसके मुसलमानों वाले खतने नहीं हुए होंगे। उस वक्त मेरी हालत फांसी की कोठरी में बंद उस कैदी की सी थी जिसको फांसी के तख्ते पर ले जाने के लिए जेल के ओहदेदार कोठरी में आ गए हों। बाल ठाकरे ने इशारा किया। उसका मुलाजिम तेजी से मेरी तरफ आया और उसने मेरा पाजामा नीचे कर दिया। मेरा राज सब पर खुल गया कि मैं मुसलमान हूँ और नकली धर्मचंद हूँ। उसके बाद असली धर्मचंद का भी मुआयना किया गया। बाल ठाकरे ने मेरी तरफ कहर आलूद नजरें डाली और मराठी में 2-3 गालियां देकर गरजदार आवाज में कहा, अब तुम क्या कहते हो? तुम हमारे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा चुके हो कि बड़ी से बड़ी सजा भी तुम्हारे लिए कम होगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरोगे। तुम अपने आप को मरते खुद देखोगे। बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है और जहां तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी साथी कहां हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।